हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग वाले हैं कंसिस्टेंसी। मतलब हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होंगे, हमें उस कंसिस्टेंसी चेक करना होता है। तो ये बीएससी मैथ्स ऑनर्स जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन देने वाले हैं इस साल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंसी चेक कैसे किया जाता है किसी भी गिवन इक्वेशंस के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। तो ये इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज देखना, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। ठीक है, गिवन इक्वेशंस। तो कौन कौन से इक्वेशंस हमारे पास गिवन है? एक है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ताकि मार्क्स हमारा रिड्यूस ना हो, तो हमें इस तरीके से ही लिखना है। फिर यहाँ पे 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 7। तो स्टेप 1 क्या है, बस हमें इस तरीके से लिख लेना है गिवन इक्वेशंस दिस। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो होता है ax इक्वल टू b। इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 दे देना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ax इक्वल टू b, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। यहाँ पर a जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स है, और b जो है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल कौन से हैं और कांस्टेंट कौन से हैं। देखो, कोफिशिएंट होता है जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो x के साथ मल्टीप्लाई में है 1, y के साथ मल्टीप्लाई में है 1, z के साथ मल्टीप्लाई में है 1। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम कोफिशिएंट चेक करें तो x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोफिशिएंट -2 है। थर्ड इक्वेशन चेक करें तो x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 4 है और z का कोफिशिएंट 7 है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3, यानी इनके कोफिशिएंट लिखना है। तो इनके सारे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। उसके बाद सेकंड 3 है, +1 है, -2 है। थर्ड में +2 है, 4 है, +7 है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, x क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं, x, y और z। तो यहाँ पर लिख लेंगे x, y, z। ओके, b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर है कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट कौन से हैं, ये वाले सारे कांस्टेंट है, इक्वल टू के बाद वाला जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, -3, -2, 7। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो तो हम लोग लिख लेंगे कि कौन सा a है, कौन सा x है और कौन सा मैट्रिक्स b है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर मैट्रिक्स a जो है वो हमारा कौन सा है, 1, ये वाला 1, 1, 1, 3, 1, -2, 2, 4, 7। ठीक है, जो हमारा x है वो कौन सा मैट्रिक्स है, वेरिएबल वाला। तो ये हमारा है x, y, z। ठीक है, एंड जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है b, ये हमारा है ये -3, -2 और +7। ठीक है, तो सबको हमने लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, लेट्स सी। नाउ हम लोगों को क्या करना है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ सपोज ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने C दे दिया। ठीक है, तो अब ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है, ये मैट्रिक्स A और B का कॉम्बिनेशन होता है। तो C मैट्रिक्स क्या होगा, यानी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है,
ए मैट्रिक्स, ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है सी, ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है सी। तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स ए और बी का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने लिख लिया है मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी है हमारा। अब हम लोग कैसे इन दोनों को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी है होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं एज इट इज 1 1 1 3 1 -2 2 4 7। ओके, अब देखो मैट्रिक्स बी को हमें कंबाइन करना है, तो बस इसे यहाँ पर लिख लेना है -3 -2 7, ठीक है। तो हमें एग्ज़ाम के अंदर ऐसा नहीं करना है। अभी क्लियरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर दोनों को पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ कि ये हमारा मैट्रिक्स ए है और ये हमारा मैट्रिक्स बी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमारा सी है इसका रैंक फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले रैंक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं 1 2 3, 3 ऑर्डर है इसका। उसके बाद 1 2 3 4, 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो जनरली हम लोग 3/3 जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है वहाँ पर हम डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक फाइंड आउट करते हैं, वो इजी होता है। बट 3/4 या 4/3 या 4/4 ऐसे जो ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं इसमें हम डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक फाइंड आउट नहीं करते। हो जाएगा लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक्लॉन फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने रैंक पे ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना कर रखा है। अगर आपने वो सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें रैंक फाइंड आउट करना है, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि एक्लॉन फॉर्म से हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे। हमने एक्लॉन फॉर्म को सेलेक्ट किया क्योंकि डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, बिकॉज ये 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखो 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स का रैंक हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, इसके कुछ स्पेशल पोजीशन में हमें 0 लाने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट रो के फर्स्ट जो एलिमेंट है वो यूनिट होना चाहिए। तो लकीली यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा सा आसान हो गया हमारा काम। अब नेक्स्ट स्टेप है ये वाले पोजीशन में 0 लाना, ये वाले पोजीशन में 0 लाना और इस वाले पोजीशन में, ठीक है। तो एक एक करके डील करते हैं सारी चीज़ों से। सबसे पहले हम इस वाले पोजीशन में 0 लेके आएंगे, यानी ये क्या है R2, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। और हाँ, मैंने एक्लॉन फॉर्म के जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने बताया है कि एक्लॉन फॉर्म में हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको वो सारे वीडियो देख लेना चाहिए ताकि सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो देखो इसको हमें 0 करना है, तो यहाँ पे R2 ले लेते हैं एज इट इज़, माइनस करते हैं 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो यहाँ पर R2 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 इंटू R1 1, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। तो ये सोचकर ही मैंने यहाँ पर ये वाले ऑपरेशन लगाए हैं, ठीक है। अब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। अगर रो ऑपरेशन में किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अनदर वीडियो लेके आ जाऊंगी। सिर्फ उसमें हम लोग रो और कॉलम ऑपरेशन सीख रहे होंगे, ठीक है। तो रो 2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसलिए रो 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे। रो 3 भी हमारा क्या होगा, एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। चेंजेस कहाँ पर होंगे, रो 2 में, क्योंकि रो 2 में हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, रो 2 यानी 3 - 3 इंटू रो 1 1, तो 3 - 3 0। रो 2 है यहाँ पर 1 -3 इंटू रो 1 है यहाँ पर 1, तो 1 - 3 इक्वल टू -2, ठीक है। इस वाले एलिमेंट रो 2 है, -2
बीच में -3 इंटू रो 1 1, तो -2 -3 इक्वल टू -5। रो 2 यहाँ पर है -2 -3 इंटू रो 1 है यहाँ पर -3, तो -2 और यहाँ पर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 9 7 आ जाएगा, +7। ठीक है, अब हमारा टारगेट है इसको 0 करना, यानी हमें अब रो 3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो देखो, अगर रो 3 करते हैं और -2 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं, यानी 2 से 2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो रो 3 यहाँ पर 2 है और -2 इंटू रो 1 यहाँ पर 1 है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अब हमारा ऑपरेशन लग रहा है रो 3 में, यानी रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो रो 1 है हमारा 1 1 1 -3 0 -2 -5 और 7 हमारा रो 2 है। चेंजेस कहाँ पर होंगी? रो 3 पर। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे साइड वाइज। तो यहाँ पर रो 3 में, तो रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 रो 3 -2 इंटू रो 1। रो 1 यहाँ पर हमारा क्या है? देखो यहाँ पर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, तो 2 - 2 इक्वल टू 0। तो इसी को तो हमें 0 बनाना था, बन गया। इसके साथ साथ इन सारे एलिमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रो 3 का सेकेंड एलिमेंट है 4 -2 इंटू रो 1 का सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो 4 - 2 करेंगे, दैट इज 2। ओके, नाउ यहाँ पे रो 3 का जो थर्ड एलिमेंट है वो 7 है, -2 इंटू रो 1, तो रो 1 का थर्ड एलिमेंट 1 है, तो 7 - 2 इक्वल टू +5। ठीक है, अब फोर्थ एलिमेंट देखते हैं रो 3 का। रो 3 का फोर्थ एलिमेंट है 7 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो रो 1 का फोर्थ एलिमेंट है -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, और 3 इंटू 2 6, तो 7 प्लस, यहाँ पर 7 और यहाँ पे -2 और -3, तो 3 इंटू 2 6, माइनस और माइनस प्लस, तो 7 + 6 इक्वल टू 13। अब हमारा टारगेट है इसको 0 बनाना, यानी अगेन हमें रो 3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रो 3 में ऑपरेशन लगाते हैं, इसको 0 करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, अगर रो 2 और रो 3 को ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा, -2 + 2 0। लेकिन हाँ, जब भी हम दोनों रो को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो हम लोग 0 मेहनत करके बना रहे हैं, ये 0 चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 चेंज होता है तो आप उस ऑपरेशन को नहीं लगा सकते, और अगर 0 नहीं चेंज हो रहा है तो फिर ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं सोच रही हूँ रो 2 और रो 3 को ऐड करने का, तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन हमें चेक करना है कि इसके 0 बनने से कहीं ये 0 तो चेंज नहीं हो जा रहा, नहीं तो हमारा सारा मेहनत क्या होगा? पानी में चला जाएगा। तो देखो, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, यानी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। तो ये कर देंगे रो 2 + रो 3। तो अगेन हमारा रो 3 में चेंजेस होने वाला है। रो 1 और रो 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है रो 3 में लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? रो 1 1 1 1 -3 और रो 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे 0 -2 -5 + 7। ठीक है, तो रो 3 में चेंजेस होगा रो 2 + रो 3, तो 0 + 0 0, दैट इज, एंड R2 + R3 यानी -2 + 2 0। इसी को हमें 0 चाहिए था, मिल चुका। अब रो 2 + रो 3, तो -5 + 5 0, एंड 7 + 13, तो 13 आ जाएगा 20। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसको 0 बनाना है ना। लेकिन देखो, ये वाला ऑपरेशन से ये वाला 0 भी आ गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम बच चुके हैं एक स्टेप,
करने से, ठीक है। तो 3/4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पोजीशन में 1 चाहिए था, जो हमें इस पोजीशन में और इस पोजीशन में 0 चाहिए था। बाकी पोजीशन में क्या आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं बनता, हमें इन पोजीशंस में चाहिए ही चाहिए 0 और इसमें 1, ठीक है। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है कि 3/4 ऑर्डर में कौन से पोजीशन में चाहिए, 4/3 ऑर्डर में कौन से पोजीशन में चाहिए, तो प्लीज़ वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब जब हमारा ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तब हम लोग इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे रैंक ऑफ सी, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी, ठीक है। तो रैंक ऑफ सी, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो जीरो रोज किसे कहते हैं, ऐसा रो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, ऐसे रो को जीरो रोज कहा जाता है। लेकिन रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पर देखो ये भी नॉन जीरो रो है 1, ये भी 2, ये भी, क्योंकि इसका एक एलिमेंट जो है 20 है, जीरो नहीं है। अगर ये भी एलिमेंट जीरो होता तो ये जीरो रो बन जाता, बट यहाँ पर 20 है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हुए, 1 2 3। तो इसका रैंक क्या हुआ, 3 हुआ इसका रैंक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए अब हमें मैट्रिक्स ए को ऑब्टेन करना है इस सी से। तो देखो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए और बी के कॉम्बिनेशन से बना था। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये मैट्रिक्स बी है और ये है मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे मैट्रिक्स ए को यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे मैट्रिक्स ए ये वाला है, ये तो मैट्रिक्स बी था, तो 1 1 1 और यहाँ पे 0 -2 -5, यहाँ पर 0 0 0। अब सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करो, 1 2 3 1 2 3, यानी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए हमारा, उसके बाद इस पोजीशन में 0 आना चाहिए, इस पोजीशन में 0 आना चाहिए, इस पोजीशन में 0 आना चाहिए। इसमें भी हालांकि 0 है, लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस स्पेशल पोजीशन में 0 चाहिए। अब यानी ये कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका रैंक अगर हम लोग देखें, रैंक ऑफ ए, तो देखो रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2, ये तो पूरा 0 रो है। देखो ये एक ऐसा रो है जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे नॉन जीरो रोज में। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे 2 ही नॉन जीरो रो है, दैट इज 1 2, तो रैंक हो जाएगा 2। तो अब रैंक ऑफ सी जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका रैंक 3 आया, और जो हमारा मैट्रिक्स ए है इसका रैंक 2 आया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रैंक ऑफ सी है वो नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, ठीक है। अगर हमारा रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए इक्वल ना आए, इसका मतलब है जो हमारा गिवन इक्वेशंस है वो हमारा कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हेंस द गिवन सिस्टम is not consistent, ठीक है। अगर हमारा रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए तभी हमारा सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा, और अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तभी सोल्यूशन निकलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो टाइप है, कंसिस्टेंट सिस्टम हो रहा है, तो जब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तब सॉल्यूशन निकलता है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, और सॉल्यूशन भी 2 टाइप के निकल सकते हैं, एक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्या चीज़ें हैं वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।